वेलकम बैक टू जी गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज है ना अपन लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए केमिकल काइनेटिक्स से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगेन ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ टैग होंगे, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। यही एक अच्छा तरीका है आपके अप्रैल अटेम्प्ट के रिवीजन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं चलो। तो सबसे पहले क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है इन अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/4 एंड टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन आर T1 एंड T2। तो अपने को उसका रेशियो पूछा है। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ पता होना चाहिए। दैट इज गिवन बाय लॉन ऑफ ए अपॉन ए नॉट इक्वल्स माइनस के टी, या फिर आप इसको ए इक्वल्स ए नॉट ई की पावर माइनस के टी भी लिख सकते हो। ठीक है। तो अपने को बोला क्या है, 1/4 और 1/8 बोला है। तो एक बार कंसंट्रेशन ऑफ ए को लिख लेंगे ए नॉट बाई 4 और एक बार लिख लेंगे ए नॉट बाई 8। तो ए नॉट बाई 4 लिखूंगा तो ए नॉट और ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बचेगा। तो लॉन ऑफ 1/4 इक्वल्स माइनस के T1, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस लॉन 4 और यहाँ से T1 निकल आएगा। सिमिलरली T2 भी निकल आएगा, लॉन ऑफ 8/K2। मेरे को T1/T2 बोला है, सो T1/T2 इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ दीज टू विच इज लॉन 4 डिवाइड बाई लॉन 8। फिर मैं लॉन 4 को लिख सकता हूँ लॉन ऑफ 2 स्क्वायर, और स्क्वायर आगे आ जाएगा तो 2 लॉन 2। सिमिलरली लॉन 8 हो जाएगा लॉन ऑफ 2 क्यूब, सो 3 लॉन 2। तो दोनों का रेशियो लेंगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, अपने को बस रेट लॉ पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। चाहे आप इस फॉर्म में लिख लो, चाहे ए इक्वल्स ए नॉट ई की पावर माइनस के टी के फॉर्म में लिख लो, दोनों ही सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या बोला है अपने को, कंसिडर एन एलिमेंट्री रिएक्शन इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज सडनली रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम देन द रिएक्शन रेट विल बिकम x टाइम्स द ओरिजिनल रिएक्शन रेट। तो मेरे को x की वैल्यू बतानी है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में ये होता है कि जो उसका रेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। यहाँ पे a का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, b का भी 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 और 1 लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैं रेट लॉ लिख लूंगा, फिर यहाँ पे KAB कंसंट्रेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, और मेरे को वॉल्यूम बोला है कि 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम हो गया है। तो मैं v को रिप्लेस कर दूंगा v/3 से। तो अब ये मेरा न्यू है, ये इनिशियल था, ये फाइनल है। तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये बेसिकली 9 टाइम्स हो गया रेट। ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना, जो पावर में आता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द गिवन रिएक्टेंस ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। सो 9 टाइम्स इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। NO2 required for a reaction is produced by decomposition of N2O5 by given reaction. Initial concentration of N2O5 is 3 and it is 2.75 after 30 minutes. तो अपने को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताना है। तो सिंपल है, अपने को पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है दैट इज गिवन बाय नेगेटिव इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड पॉजिटिव इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिवाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसके लिए हो जाएगा -1/2 दिस टाइम्स, इसके लिए हो जाएगा 1/4 टाइम्स, और इसके लिए हो जाएगा 1/1 टाइम, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। मेरे को N2O5 के केस में दिया हुआ है फाइनल 2.75 है, इनिशियल 3 है। सो 2.75 माइनस 3 डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ से मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन मिल गई। अब मेरे को क्या बोला है, मेरे को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट इज नथिंग बट डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। O2 के लिए पूछा होता तो डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, सिंपल। तो मेरे को इस केस में NO2 के लिए बताना है, तो इसके लिए मैं सीधे से लिख दूंगा। मेरे को ये दिया हुआ है कि 1/4 NO2 बाई डेल्टा टी मैंने निकाल लिया, 1/2 40 के बराबर है। तो इसको सीधे सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी। तो 4 इंटू 1/2 40 विच इज 16.66 इंटू 10⁻³ मेरे को x की वैल्यू पूछी है नियरेस्ट इंटीजर में, तो मेरा 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन दोनों डिफरेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से अपन डिवाइड करते हैं, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। Then next is on activation energy calculation. For a reaction taking place in 3 steps at same temperature, overall rate constant is like this. If EA1, EA2 and EA3 are 40, 50 and 60 respectively, then overall activation energy कितनी होगी वो मुझसे पूछा गया है। ठीक है। तो सिंपल है, ये भी मेरे को पता है जो K और एक्टिवेशन एनर्जी में रिलेशन होता है दैट इज K इक्वल्स A E की पावर माइनस EA/RT होता है। तो यहाँ पे मैं सबके केस में लिख लूंगा, K1 हो जाएगा A1 E⁻ माइनस EA1/RT, K2 हो जाएगा A2 E⁻ माइनस EA2/RT, और K3 हो जाएगा A3 E⁻ माइनस EA3/RT। कि डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अब मेरे को ओवरऑल चाहिए, ओवरऑल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसको मैं EA मान लेता हूँ। तो इसको मैं इक्वेट कर दूंगा इससे। तो बस जब दोनों को साइमल्टेनियसली इक्वेट करूंगा तो A वुड बी इक्वल टू A1 A2/A3 एंड EA वुड बी इक्वल टू EA1 प्लस EA2 माइनस EA3। ठीक है। तो मेरे को सिंपली तीनों की वैल्यूज दी हुई है, मैं सिंपली तीनों की वैल्यूज डाल दूंगा और मेरे को मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा 30 किलो जूल पर मोल।
सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस अपने को तीनों रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है उनके बीच में एक रिलेशन बनाना है। उस रिलेशन को मैं फाइनल वाले से कंपेयर करके 30 किलो जूल पर मोल मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब दो आपस में साथ में हो रही होती है तब कैसा होता है। तो सबसे पहले तो ये बात, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में आपको कभी भी किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे लिखनी हो, उसको आप इस फॉर्म से लिख सकते हो, AT इक्वल्स A नॉट हाफ टू द पावर n, जहाँ पे आपका AT फाइनल कंसंट्रेशन है, A नॉट उस चीज़ का इनिशियल कंसंट्रेशन है, एंड n इज इक्वल टू T बाई टी हाफ। टी हाफ उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम पीरियड है, एंड टी कितने टाइम में आपको ये कंसंट्रेशन चाहिए वो है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूज होता है, और यहाँ पे एन को कैलकुलेट करने के लिए आप टी अपॉन टी हाफ करते हो, जहाँ पे जो आपका टी हाफ है वो हाफ लाइफ टाइम है। ठीक है, तो अपने को बोला क्या है, अपने को दो रिएक्शन दी है। Initially, A naught equals 8 times B naught. The half-life are 10 minutes and 40 minutes respectively. After how much time will their concentration be equal? तो A और B की concentration कितने टाइम बाद इक्वल होती है मेरे को वो बताना है। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले से दोनों की concentration लिख लूँगा। N होता है T अपॉन टी हाफ, सो एक के लिए हो जाएगा T बाई 10 और दूसरे के लिए हो जाएगा T बाई 40। फिर मेरे को दोनों को इक्वेट करना है, और मेरे को ये दिया हुआ है कि A नॉट इक्वल्स 8 टाइम्स B नॉट। तो मैं इसको भी यूज़ कर लूँगा, यहाँ से B नॉट और B नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को 2 में पूरा एक रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं जो इसके पावर्स उनको इक्वेट कर दूंगा, 3 माइनस टी बाई 10 इक्वल्स माइनस टी बाई 40। यहाँ से मेरे को टी मिल जाएगा 40 मिनट्स। मतलब 40 मिनट्स के बाद ए और बी की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगी जब ये दोनों रिएक्शंस आपस में पैरेलली स्टार्ट होंगी। ठीक है, बस इस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था। अगर आपको ये पता है देन सिंपल कैलकुलेशन का ही खेल है और कुछ भी नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स लिटरली इजी चैप्टर है आपके जेईई मेंस के लिए, इसको आप अच्छे से करके जाओगे तो इसका क्वेश्चन आप पक्का सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कैटलिस्ट एंड थर्मोडायनेमिक्स। A catalyst lowers the activation energy of both the forward and backward reaction by 100 kilojoule per mole. Which of the following is true? तो मेरे को कैटलिस्ट के बारे में बताया गया और फिर बोला कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द कैटलिस्ट अलाउस अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियसली, ये गलत है। कैटलिस्ट बस एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है किसी रिएक्शन को। इसका मतलब ये नहीं है कि कैटलिस्ट किसी ना होने वाली रिएक्शन को करवा देगा, ऐसे नहीं होता। कैटलिस्ट बस रिएक्शन की पेस फास्ट कर देता है बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव पाथ। तो ए ऑप्शन गलत है। डेल्टा एच चेंज हो जाएगा, ये भी गलत है। द कैटलिस्ट चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम, ये भी गलत है। डेल्टा एच डेल्टा जी ये जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं, ये स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, इससे फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। कैटलिस्ट को इससे कुछ मतलब नहीं है। कैटलिस्ट ओनली प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, बस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करता है। डेल्टा जी डेल्टा एच आपको होता ही रहेगा। द कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द गिब्स फ्री एनर्जी, ये सही ऑप्शन है, बिकॉज इट इज अ स्टेट वेरिएबल। ये फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे ही डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। कैटलिस्ट ओनली प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैटलिस्ट कैसे काम करता है, इस पर कई बार जेईई में सवाल पूछा गया है, तो इसको अच्छे से देख लेना। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज 1 hour with initial concentration equal to 2 mole per liter. Calculate the time to decrease to 0.25 mole per liter. तो मेरे को ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हाफ लाइफ कितनी होती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की, ए नॉट बाई 2 के। मेरे को ए नॉट दिया हुआ है, हाफ लाइफ दी हुई है 1 hour, यहाँ से मैं के निकाल लूँगा, के निकल गया। फिर रेट लो, मेरे को पता है क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, जो टी होता है दैट इज गिवन बाई ए नॉट माइनस 80 बाई के। ये रेट लॉ होता है जीरो ऑर्डर के केस में। तो यहाँ से मेरे को के पता चल गया, इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे को पता थी, फाइनल कंसंट्रेशन मेरे को 0.25 दी हुई है, यहाँ से मेरे को टाइम मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, देन दिस क्वेश्चन इज इजीली सॉल्वेबल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, यू विल डेफिनेटली स्कोर 4 to 8 marks in this chapter. So next topic is collision theory. According to collision theory, the rate of reaction increases with temperature primarily because of which factor? Increase in molecular size of reactant? नहीं, temperature बढ़ाने से reactants का molecular size से कोई फर्क नहीं पड़ता। Increase in fraction of effective collisions having energy greater than activation energy, ये सही बात है, क्योंकि जब आप ज़्यादा टेम्परेचर देते हो तो जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और तेज काइनेटिक एनर्जी के साथ भागते हैं, तो उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे जिसमें जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी गलत है। इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, ये सही है, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो ये वाला है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ये प्राइमरी फैक्टर है। ये भी एक फैक्टर है बट ये उतना डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है।
देन आगे चलते हैं अपन लोग आर्हेनियस इक्वेशन पे। The molecule A isomerizes to B following first order kinetics at 1000 Kelvin. If the activation energy is this much and the frequency factor is 10 par 20, find the time required for 50% conversion in picoseconds. सिंपल है, आरएनएस इक्वेशन का सिंपल सवाल है। आरएनएस इक्वेशन लिखेंगे अपन लोग। अपने को दिया हुआ जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 191.48 किलो जूल है, इसको मैं जूल्स में कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मेरे को ई बाई आर टी मिल जाएगा। आर मेरे को दिया हुआ 8.314, टेम्परेचर दिया हुआ 1000 केल्विन। तो ई बाई आर टी मिल गया, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ से मेरे को ई की पावर -23.03 मिल जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है ए वो मेरे को दिया हुआ है 10 par 20। मैं सब कुछ पुट कर दूंगा इस रिएक्शन में और मेरे को यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी। के की वैल्यू मिल गई तो मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कन्वर्जन। 50% कन्वर्जन मतलब हाफ लाइफ टाइम हो गया। हाफ लाइफ टाइम होता है ln 2 बाई के विच इज 0.693 डिवाइड बाई के। तो यहाँ से मेरे को 69.3 पिको सेकेंड्स मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है आरएनएस इक्वेशन का। अगर अपने को आरएनएस इक्वेशन पता है देन वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन मोलिकुलरिटी। सो मोलिकुलरिटी क्या होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज रॉन्ग? It is the number of reacting species taking part in elementary reaction. It is always a whole number. It cannot be determined experimentally. या it cannot be zero or fractional. ठीक है, तो मोलिकुलरिटी क्या होती है? मोलिकुलरिटी नंबर ऑफ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे कि अभी अपन ने ऊपर देखा भी था, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे आपस में कोलाइड करते हैं। उनका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो उसी रेशियो में आपस में कोलाइड करते हैं। उसको अपन लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोई रिएक्शन मैकेनिज्म दी हुई है तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म में जितनी भी रिएक्शंस है वो इंडिविजुअली आपके एलिमेंट्री रिएक्शंस कहलाती है। ठीक है, तो इट इज़ नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये सही है। मेरे को इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, ये भी सही है। आप ये खुद ही सोचो कि आधा मॉलिक्यूल तो कोलाइड कर नहीं सकता, ये जीरो मॉलिक्यूल्स भी कोलाइड नहीं कर सकते, तो मॉलिकुलरिटी हमेशा होल नंबर ही होता है। ऑर्डर हो सकता है फ्रैक्शन में हो या जीरो हो, लेकिन मॉलिकुलरिटी नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल, ये भी सही है। इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये गलत है। ओनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मॉलिकुलरिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इट इज़ अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। हमेशा ध्यान रखना है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जो आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसी के प्रोपोर्शनल में आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे मॉलिकुलरिटी में। जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उसकी हर एक रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। सो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है और ए बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का कंप्लीट रिवीजन था विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। आप इसको अपने जेईई मेंस के पेपर देने से पहले भी 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। यहाँ से आपका चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपके जेईई मेंस अप्रैल टर्म से पहले तक हर एक चैप्टर का रिवीजन आपको करवाऊंगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ओनली। हर एक क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट टैग्ड होगा जिससे कि आपका उस क्वेश्चन के साथ वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने पहले भी 2-3 चैप्टर्स क्वेश्चन के तरीके से रिवाइज करवा रखे हैं, तो उनको भी जाकर देख लेना। उस प्लेलिस्ट के लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और ये जो मैंने आज पढ़ाया है इन सब के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा आने वाला अगला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अपन लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे अपन लोग कोई और चैप्टर ऐसे रिवाइज कर रहे होंगे जो कि आपके जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज के लिए अपन लोग इतना ही करते हैं।